मित्रों नमस्कार। शिखरवाणी यूट्यूब संस्करण में आपका स्वागत है। इसमें हम एक खास महत्व के मुद्दे की चीरफाड़ करते हैं। आज का हमारा मुद्दा है मध्य प्रदेश चुनाव, नहीं चल पाया कांग्रेस का दांव। अब समीक्षा विस्तार से। मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव हो गए, परिणाम आ गए और अब सरकार बनने की तैयारियां हो रही हैं। दिल्ली में कसरत है कि किस नेता के सर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ताज होगा। शिवराज सिंह चौहान का नाम पहले नंबर पर, बाकी और भी नाम दौड़ में हैं। ये एक अलग विषय है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव परिणाम और चुनाव के दौर में हुई घटनाक्रमों को लेकर। तो कांग्रेस ने सबसे पहले तो ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया, ऐसी हवा बनाने का प्रयास किया जिसमें यह लगे कि सरकार तो कांग्रेस की ही बन रही है। संभवतया फ्लोटिंग वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए इस प्रकार का अभियान चलाया गया होगा, लेकिन वो अभियान कारगर सिद्ध होता हुआ दिखाई नहीं दिया। और ये जरूर कहा जा सकता है कि वातावरण ऐसा बनाने में कामयाबी कांग्रेस ने प्राप्त की कि मध्य प्रदेश में सरकार उसी की बन रही है। इसका परिणाम या इसका तर्क ये हो सकता है कि किसी भी पत्रकार ने, किसी भी सर्वे एजेंसी ने और यहां तक कि सट्टा बाजार ने भी पूरी ताकत के साथ ये हिम्मत नहीं दिखाई कि वो ये कह दे कि जो आज परिणाम आए हैं ऐसे परिणाम आ जाएं। ये अलग बात है कि शिखरवाणी की तरफ से इस प्रकार की घोषणा पहले की जा चुकी थी। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के कुछ आंकड़ों की। निश्चित रूप से आंकड़ेबाजी सुनने में और समझने में थोड़ा सा समय लेती हैं, इसलिए हम आपके सामने कुछ बातें ऐसी विस्तार से रख रहे हैं जो आपको रोचक भी लगेगी और तथ्यों की जानकारी भी होगी। मध्य प्रदेश की दृष्टि से यदि हम देखें तो यहां मतदान पिछले साल की अपेक्षा अधिक रहा और उसमें से भाजपा को 48.55% वोट प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस को 40.40% वोट प्राप्त हुए, यानी कि कांग्रेस भाजपा से 8.15% कम रह गई। यदि हम इसको वोटों के लिहाज से समझने की कोशिश करें तो भाजपा को 2,11,16,197 वोट मिले हैं और यदि वोटों में कांग्रेस को देखा जाए तो 1,75,71,582 वोट मिले हैं और इन दोनों के बीच का यदि अंतर निकाला जाए तो वह 35,44,615 होता है। तो ये कह सकते हैं कि भाजपा को ये 35,44,000 से अधिक वोट ज्यादा मिले हैं। और इतने ज्यादा वोटों का परिणाम ये हुआ कि जब सीटों में बदलाव हुआ तो भाजपा को 163 और कांग्रेस को 66 सीटें मिली, जैसा हमने कर्नाटक में देखा था। सीटें वोट प्रतिशत बराबर होने के बावजूद भी भाजपा की सीटें घट गई थी। इस प्रकार मध्य प्रदेश में भी एक ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। यदि हम ये देखें कि मध्य प्रदेश में लगभग जो 5 या 6 अंचलों के रूप में हमने यहां बांटा हुआ है, जो पहले से तय है, हमने नहीं बांटा, पहले से बटा हुआ है। तो ये कहा जाता था कि ग्वालियर और चंबल अंचल में जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी और नरेंद्र सिंह तोमर पहले से ही वहां की लीडरशिप संभाल रहे थे भाजपा की ओर से, तो वहां कांग्रेस का वर्चस्व इस बार बढ़ने वाला है। यानी कि जितने भी सर्वे आए या एग्जिट पोल आए उनके में भी ग्वालियर चंबल अंचल में भाजपा बहुत नीचे दिखाई गई और कांग्रेस बहुत आगे दिखाई गई। कुछ सर्वे तो ऐसे थे जिन्होंने भाजपा को काफी कम यानी 7-8 सीटों तक भी बताया था। तो उसके कारण जो भाजपा की सीटें उस एग्जिट पोल और सर्वे में कम रही, लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तब जो तथ्य सामने आए हैं उनके आंकड़े भी अब हम आपको बता देते हैं। यानी कि ग्वालियर चंबल अंचल की ही चर्चा हम पहले कर लेते हैं, जहां से कुल 34 सीटें आती हैं, यानी कि 34 सीटें। इसमें से भाजपा ने 18 सीटें जीती हैं, जो पिछले यानी कि 2018 के चुनाव से 11 सीटें ज्यादा हैं, और कांग्रेस को 16 सीटें यानी कि बराबर की टक्कर रही है, लेकिन उसे पिछले साल चुनाव के तुलना में 10 सीटों का नुकसान हुआ है। इसी प्रकार कमलनाथ जी का जो महाकौशल क्षेत्र है उसमें भी कांग्रेस ने बराबर टक्कर देने की कोशिश की है। वो महाकौशल की 38 सीटों में से
भाजपा को 21 सीटें मिली हैं और 2018 की तुलना में 8 सीटें अधिक हुई हैं और कांग्रेस यहां 17 सीटें ही ले पाई, यानी कि पिछले चुनाव की तुलना में उसे 7 सीटों का नुकसान हुआ है। यदि हम बुंदेलखंड की बात करते हैं तो बुंदेलखंड में कुल 26 सीटें हैं, 21 भाजपा ने जीती हैं और कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली हैं। या भाजपा यहां पिछले चुनाव की तुलना में 4 सीटें अधिक ले पाई। यदि विंध्य क्षेत्र की बात कर रहे हैं, विंध्य के बारे में एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि विंध्य के बारे में यह धारणा थी कि वहां मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के कारण या अन्य किसी कारणों से भाजपा के प्रति नाराजगी है। तो पिछली बार के चुनाव में यानी कि 2018 के चुनाव में भाजपा चरम पर पहुंच चुकी थी, अधिक से अधिक सीटें मिली थी, तो ये माना जाता था कि इस बार कुछ भाजपा की सीटें कम होंगी। लेकिन विंध्य की 30 सीटों में से भाजपा ने फिर इस बार 25 सीटें जीती हैं और पिछले 2018 के चुनाव से यह संख्या एक अधिक है और कांग्रेस मात्र 5 सीटों तक ही सिमट करके रह गई। यदि मध्य क्षेत्र की बात करें जिसमें भोपाल और अन्य क्षेत्र आते हैं, यहां भी भाजपा काफी प्रभावशाली थी, लेकिन इस बार यानी कि 2023 के चुनाव में जो मध्य क्षेत्र की 36 सीटें हैं उसमें से 31 सीटें जीतकर भाजपा सर्वोच्च स्थिति में रही है और 7 सीटें पिछले चुनाव की तुलना में अधिक रही। कांग्रेस को यहां भी मात्र 5 सीटें ही मिली और पिछले बार के चुनाव से इन्हें 7 सीटों का नुकसान हुआ। अब एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है मालवा। मालवा और निमाड़ अंचल की सर्वाधिक सीटें हैं, 66 सीटें आती हैं। वहां आदिवासी भी बड़ा बेल्ट है, तो इन सब बातों को यदि ध्यान में रख करके विचार किया जाए तो इन 66 सीटों में से भाजपा को 48 सीटें मिली हैं और 2018 की तुलना में ये 19 सीटें अधिक हैं। कांग्रेस को 17 सीटें मिल पाई और 17 का ही नुकसान हुआ है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो 6 अंचल बना करके मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को बांटा गया है उसमें सारे के सारे अंचलों में भाजपा की सीटें पिछले बार से बढ़ी भी हैं और कांग्रेस की तुलना में ज्यादा रही हैं। किसी भी अंचल में कांग्रेस आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं आई। अब एक और छोटा सा आंकड़ा आपके ध्यान में मैं लाने की कोशिश करता हूं कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी और दलित समाज के लिए सीटों का आरक्षण है। एसटी के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं और दलित समाज के लिए यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 35 सीटें आरक्षित हैं। यदि इसकी तुलना भी की जाए तो 47 सीटों में से 25 सीटें आदिवासी समाज की भाजपा ने जीती हैं, कांग्रेस बराबर जैसी रही है, 21 सीटों पर आगे रही है और एक सीट एक आदिवासी भारत आदिवासी पार्टी के रूप में एक नई पार्टी बनी थी, उसके एक विधायक सैलाना से जीत पाए हैं। पर अचरज वाली बात यह है कि सैलाना से जो व्यक्ति चुनाव जीते हैं वो तो ना तो आर्थिक रूप से दमदार हैं और ना ही उनकी स्थिति यह है कि वो विधायक का चुनाव इस जो चकाचौंध वाली जो पॉलिटिक्स है इसमें जीत पाए वो, लेकिन फिर भी वो जीते और उनकी चर्चाएं फिर हम कभी करेंगे। इसी प्रकार से यदि अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें हैं 35 आरक्षित हैं, भाजपा ने उसमें से 25 सीटें जीती हैं और कांग्रेस मात्र 10 ही जीत पाई है। पिछले 2018 के चुनाव की तुलना करें तो अनुसूचित जाति की सीटों में भाजपा पीछे नहीं थी, यानी कि अनुसूचित जाति की सीटों में से पिछली बार भाजपा को 18 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 17 मिली थी। इस बार भाजपा को 25 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 10 मिली हैं। इसी प्रकार आदिवासी सीटें पिछली बार कांग्रेस ने ज्यादा जीती थी, यानी उनको 30 सीटें मिली थी, इस बार उनको 21 सीटें मिली हैं, उन्हें 9 का घाटा हुआ है और भाजपा को पिछली बार 16 सीटें मिली थी, उन्हें 25 सीटें मिली हैं। इस प्रकार यदि हम कहें तो आदिवासी और दलित समाज के अंदर भी भाजपा ने खासी पैठ बनाई है और यही कारण है कि 163 सीटों में भाजपा पहुंची और कांग्रेस 66 पर सिमट कर रह गई। एक और बड़ा रोचक आंकड़ा हम आपके सामने पेश करते हैं और वो ये है कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के जो विजयी कैंडिडेट्स हैं उनको मतों का अंतर कितना रहा। तो मैं बताते हुए ये एक जानकारी देता हूं कि 3 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश में ऐसी हैं जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रमेश मेंदोला इंदौर 2 से और श्रीमती कृष्णा गौर गोविंदपुरा भोपाल की सीट से 1 लाख से अधिक वोटों से विजयी हुए हैं। इसी प्रकार दूसरा जो खास आंकड़ा है वो है 50,000 से 1 लाख वोटों के बीच में विजयी होने वाले प्रत्याशी, इनकी संख्या 17 है
और ये 17 के 17 पूरे भाजपा के हैं। यानी कि 50,000 से 1 लाख या उससे ऊपर जीतने वाले 20 सदस्य विधानसभा में पहुंचे हैं, वे सारे के सारे भाजपा के हैं और कांग्रेस को इतने अधिक अंतर से जीतने वाली एक भी सीट नहीं मिली। इसी प्रकार का यदि आंकड़ा देखा जाए तो 25,000 से 50,000 की लीड वाली जीत की जो सीटें हैं वो भाजपा के पास 17 हैं। यानी 50,000 से 1 लाख या 1 लाख से ऊपर की सीटों की संख्या 20 हो जाती है भाजपा के पास, और लेकिन कांग्रेस के पास एक भी सीट ऐसी नहीं है जो 50,000 से अधिक वोटों से जीती गई हो। तो हम ये मान सकते हैं कि जनता ने किसी भी सीट पर कांग्रेस को खुलकर समर्थन नहीं दिया। यदि हम 25,000 से 50,000 के बीच की जीत का अंतर निकालते हैं तो भाजपा को 46 सीटें मिली हैं और कांग्रेस को मात्र 11। इसी प्रकार 10,000 से 25,000 की सीटों की संख्या देखी जाए, जीत के अंतर वाली सीटों को देखा जाए तो भाजपा की संख्या यहाँ 65 है और कांग्रेस की 21 है। यदि 5,000 से 10,000 की अंतर की सीटें देखी जाए तो भाजपा के पास 14 हैं और कांग्रेस के पास 8 हैं। यदि 1,000 से 5,000 के बीच की सीटें देखी जाती हैं तो यहां दोनों राजनीतिक पार्टियों के पास 14 की संख्या में बराबरी, यानी कांग्रेस ने यहां आकर के बराबरी करी है कि 1,000 से 5,000 की। लेकिन एक और रोचक आंकड़ा जो आपको बहुत अच्छा भी सुनने में लगेगा कि 1,000 से कम की जो सीटें हैं उनकी संख्या बड़ी रोचक है। भाजपा को मात्र 3 सीटें ऐसी हैं जो 1,000 से कम में लोग जीते हैं, विजयी हुए हैं, विधायक बने हैं, लेकिन ऐसी सीटें कांग्रेस के खाते में 10 गई हैं। 10, यानी कि 10 विधायक ऐसे हैं जो 1,000 से कम वोटों से जीते हैं। अब आपके सामने एक और नया आंकड़ा मैं रखने की कोशिश करता हूं, वो बड़ा रोचक आंकड़ा है। वो है नोटा और जीत का अंतर, यानी कि जीत के अंतर पर नोटा को मिले हुए वोट भारी पड़ गए, ज्यादा संख्या में है। ऐसी 19 सीटें हैं जहां विजयी कैंडिडेट को जीत का जो अंतर मिला है वो नोटा को मिले हुए वोटों से कम है, काफी कम है। यदि हम शाजापुर सीट की बात करें तो वहां नोटा जीत के लिए केवल 28 वोट मिले हैं, जबकि नोटा में 3,000 के आसपास वोट हैं। तो इस प्रकार से 19 सीटें ऐसी हैं जहां जीतने वाला विधायक नोटा से कम अंतर वाली जीत लेकर के विधानसभा में पहुंचा है। अब यहां भी बड़ा रोचक आंकड़ा है कि इस 19 में से 6 विधायक मात्र भाजपा के ऐसे हैं और कांग्रेस के 13 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने नोटा से कम वोट अंतर वाला विधायक का चुनाव जीता है। अब यहां एक सवाल निश्चित रूप से उठता है कि नोटा आखिर क्यों बनाया गया। हालांकि ये एक अलग से बात करने का विषय है, इसके बावजूद भी केवल एक टिप्पणी करने का मन हो रहा है और वो ये है कि नोटा, ये कहा गया था कि नाराजगी को परिलक्षित करने का एक साधन होगा, मतदाता कितना नाराज है ये बता देगा। लेकिन आज जब नोटा नखविहीन और दंतविहीन है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं है, एक निर्दलीय कैंडिडेट जैसा हो गया वो, तो ये सवाल बनता है कि क्या चुनाव आयोग या सरकारों ने नोटा को केवल इसलिए एक कॉलम दिया था कि जो कैंडिडेट के प्रति और दल के प्रति नाराजगी है वो किसी दूसरे दल के पास जाए, इसकी बजाय नोटा में उलझ कर रह जाए? क्या इतना भर इसका कारण था? ये बात इसलिए कही जा रही है कि यदि नोटा को मिले हुए वोटों से 19 विधायक कम वोट लेकर के जीते हैं, तब क्या नोटा के इफेक्ट को बताने के लिए चुनाव आयोग को विचार नहीं करना चाहिए कि नोटा से कम वोट लेने वाले विधायक को जीता हुआ माना जाए या नहीं माना जाए? ये बड़ा प्रश्न है, ये प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं। और आज जो आंकड़ों की एक जो जिसको कहते हैं आंकड़ों का जो खेल होता है किसी भी राजनीतिक परिदृश्य में, उसको हमने आपके सामने वर्णित किया है, रेखांकित किया है। और यह एक ऐसा आंकड़ा है जिसको देखकर मध्य प्रदेश में बल्ले बल्ले भाजपा की हुई है। मुझे लगता है इस सारी चीजों में भाजपाई बहुत खुश हैं। आज के इस अंक में इतना ही। मुझे सुरेश शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।